आज के इस आयोजन में मैं उपस्थित श्रीमती कपिला वात्स्यायन जी, श्री लोकेश चंद्रा जी, वेनरेबल लामा लॉक्सन, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, श्री रंजीत गुप्ता जी, श्री सुभाष कश्यप जी, डॉक्टर नवदीप जी, श्री नरेश माथुर जी, श्रीमती डोलमा ग्यारी, प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे, कौनसुम चौकिया तथा साथ में सभी पधारे महानुभावों का यह स्वागत समिति पुनः स्वागत करती है। मैं इस आयोजन समिति की प्रतिनिधि होने के साथ रिम्पोचे जी के प्रिय मित्र स्वर्गीय कुलभूषण बख्शी जी की पुत्री के रूप में भी आज यहाँ उपस्थित हूँ और हम सबका सौभाग्य है कि हम आज इस छोटे से आयोजन के माध्यम से अपना आदर, सम्मान और प्यार उनके साथ साझा कर पा रहे हैं। आदरणीय रिम्पोचे जी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन उनके सभी शुभचिंतक, मित्रों, सहयोगियों और ऐसे बहुत से अन्य लोगों द्वारा किया गया है जो उनकी लंबी आयु की कामना करने के साथ उनके सानिध्य के लिए भी हमेशा इच्छुक रहते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हम सभी उपस्थिति तिब्बती भिक्षुओं को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे यहाँ आएं और एवं मंगलाचरण द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करें।
और इसी प्रार्थना को हिंदी में कहने के लिए मैं टंडन सर को इनवाइट करती हूँ। रिनपोचे जी के दीर्घ जीवन के लिए परम पूज्य दलाई लामा द्वारा लिखी प्रार्थना का ये हिंदी अनुवाद है। असीम करुणा से प्रेरित महान कर्मों द्वारा आपने उपलब्ध की है वो अवस्था जो आपके और दूसरों के लक्ष्य करती है पूर्ण। जीवात्माओं के सूर्य सम उद्धारक बुद्ध शाक्यमुनि, हमें बचाओ यहीं और अभी अपने सिद्धता के सागर द्वारा। बुद्ध अमितायु अभिभावक, इच्छा पूर्ति चक्र श्वेत तारा और उष्णीश विजय, जो करते हैं प्रधान दीर्घायु का परमवर और अमरत्व की सिद्धि में रहने वाली देवात्माओं के दल, बरसाएं सनातन आयु का वरदान उन पर यहीं और अभी। साध लिए हैं समझ भरे विवेक से इन्होंने आध्यात्मिक और पार्थिव दोनों तंत्र, चूँकि होते हैं कर्म उनके धर्म संगत, वो बन गए हैं बुद्ध की शिक्षाओं के विशिष्ट पालक। रहा है सदा रुदनशील बोधिसत्व की तरह उनका आचरण अपने आध्यात्मिक गुरुओं की अर्चना में। बुद्ध धर्म की ये जय पताका दीर्घायु हो। ऐसे समय जब तिब्बत की बौद्ध परंपराएं और राजनीति हो चुकी है बहुत अवनीत, तब पूर्व प्रार्थनाओं के सुसमय परिपाक से पुष्ट सभी मंत्रियों के प्रमुख के रूप में उन्हें आगे बढ़ाया है उन्होंने। ऐसे अतुलनीय महनीय गुरु चिरजीवी हों। आश्चर्यमय बुद्धों तथा बोधिसत्वों के आशीषों द्वारा प्रतीत्य समुत्पाद के अटूट सत्य तथा अमल समर्पण के सत्य द्वारा सदैव फलित हों इस हृदय गर्भी प्रार्थना के सभी अंश। कालोन त्रिशूर सांदोंग रिनपोचे के दीर्घ जीवन के लिए उनके कुछ भारतीय मित्रों के अनुरोध पर लोपसंग तेंजिन ग्यात्सेन, जो दोनों तंत्रों के बारे में उत्कृष्ट विवेक से भूषित किए गए हैं, ये प्रार्थना लिखी गई है। मैं रिनपोचे को तब से जानता हूँ जब हम पहल भारत पहुँचे। उस क्षण से तिब्बत के आध्यात्मिक और सांसारिक हितों को हृदयंगम करते हुए
उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए हर निर्देश का निष्ठापूर्वक पालन किया है। मेरी इच्छाओं का पालन करने में देह, वाणी और मन को पूरी तरह समर्पित करते हुए तिब्बतियों और उनकी आध्यात्मिक परंपराओं के हित में उन्होंने तपपूर्ण साधना की है। आज भी अपनी आयु के बावजूद वे बहुत से कामों की मेरे साथ हर तरह से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके दीर्घ जीवन के लिए एक प्रार्थना लिखने की इच्छा से अनुप्राणित होकर मैंने एक बौद्ध भिक्षु जो धर्म का प्रतिपादन करते हैं 25 जुलाई 2019 को ये लिखी है। बौद्ध धर्म के अनुसार अमिताभ बुद्ध वर्तमान जगत के अभिभावक और अधीश्वर बुद्ध का नाम है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अमिताभ बुद्ध अपने अनगिनत पिछले जन्मों में धर्मकार नामक बोधिसत्व थे। अमिताभ शब्द अमित और आप को जोड़कर बना है। इसका अर्थ है अनंत प्रकाश। According to Buddhism, Amitabh Buddha is the great guardian of the present world and the name of Adhishwar Buddha. According to religious text, Amitabh Buddha was a bodhisattva named Dharmakar in his countless past lives. The word Amitabh is formed by combining Amit and Ab. It means infinite light. May I request Tandon sir to please come and give the statue to Venerable Rinpoche ji. आज के आयोजन को अविस्मरणीय बनाने के लिए आयोजन समिति द्वारा एक धन्यवाद ज्ञापन खंड प्रकाशित किया गया है, जिसमें आदरणीय रिम्पोचे जी के विचारों, व्याख्यानों, संस्मरणों और तस्वीरों को संग्रहित किया गया है, जिसका पूरा श्रेय श्री ओम प्रकाश टंडन जी, श्रीमती रिबॉन बनर्जी धर, दौरजी रामजोर द ग्राफिक डिज़ाइनर, संपादिका श्रीमती सोना कपिला जी के साथ लोमसक कुंचुक डायरेक्टर ऑफ बरखांग ट्रस्ट को जाता है, who graciously printed this volume. मैं मंच पर कृष्ण वर्मा जी और रिबॉन बनर्जी धर को आमंत्रित करती हूँ कि वे रिम्पोचे जी के लिए विशेष रूप से तैयार कर गए धार्मिक वस्त्रों को उनको भेंट करें। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा विशेष रूप से लिखी गई प्रार्थना को आयोजन समिति की ओर से मढ़वा कर रिम्पोचे जी को भेंट देने के लिए मैं श्रीमती डोलमा ग्यारी और नौकदुप डोंगचुक जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये खंड न केवल वर्तमान अपितु आने वाले समय में भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। मैं दोरजी नामजोर और लॉपसन कुंचुक जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे कपिला जी से उसको ब्लेस करा के और वेनरेबल रिम्पोचे जी को भेंट करें। कार्यक्रम के अगले चरण के लिए मैं आयोजन समिति की ओर से वेनरेबल लामा लॉपसन जी, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, श्री डॉक्टर लोकेश चंद्रा जी, राजीव मल्होत्रा जी और प्रोफेसर आनंद कुमार जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी का संबंध आदरणीय रिम्पोचे जी से बहुत पुराना है और अपने अनुभवों को उनके साथ बांटने के लिए मैं सबसे पहले वेनरेबल लामा लॉपसन जी जो अशोका मिशन से हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि वे सभा को संबोधित करें।
सभी विद्वजन और उपस्थित सभी धर्मबंधुओं, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कि जिन लोगों ने रिम्पोचे के 80वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरा कभी ठीक नहीं है कि मैं शुरू से रिम्पोचे से रिक्वेस्ट किया था कि मैं थोड़ा देर बैठ के वापस चला जाऊँगा, और रिम्पोचे के बारे में उनके गुणगान करना तो जैसे कहता है ना कि सूरज को प्रकाश दिखाने के बराबर होगा, तो इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं दोबारा जो संयोजक ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया उसको बहुत 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 धन्यवाद और हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और भगवान सदा रक्षा के मैं उद्देश्य से प्रार्थना करता हूँ कि रिम्पोचे जी का आयु कम से कम 150 साल तक रिम्पोचे जी रहें और देश धर्म और पूरे लोगों को सेवा करें। मैं इधर करके रिम्पोचे जी से ब्लेसिंग लेना चाहता हूँ कि वो हमें ब्लेस करें, और रिम्पोचे जी का मेरा संबंध बहुत पहले से ही है, और रिम्पोचे का हमेशा मेरे लिए बहुत उनका आशीर्वाद रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि रिम्पोचे जी मुझे ब्लेसिंग करेंगे, आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद वेलनेबल। उनकी तरह हम सबकी भी यही प्रार्थना है कि आदरणीय रिम्पोचे जी सालों सालों तक हमारे साथ रहें और हमें गाइड करते रहें। और आगे इसके बाद मैं आनंद कुमार जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो चेयरमैन भारत तिब्बत मैत्री संघ के चेयरमैन हैं, वो अपने संस्मरण और बहुत कुछ आप सबके लिए और रिम्पोचे जी के लिए कहें। परम श्रद्धेय रिम्पोचे जी, आज के इस अविस्मरणीय दीर्घायु प्रार्थना सभा के अध्यक्ष वाल्मीकि बाबू एक लंबे समय से रिम्पोचे, परम पावन दलाई लामा और अहिंसा साधना में जुटे सभी लोगों के निकट मित्र भाई राजीव मेहरोत्रा जी, आज की इस संध्या को सुशोभित करने के लिए आए हुए रिम्पोचे जी के लंबे अरसे से सहयोगी और सहयात्री, तिब्बती समाज के विभिन्न आयु समूहों के भाइयों और बहनों और मित्रों, हम लोगों के लिए आज की शाम परम श्रद्धेय रिम्पोचे जी की दीर्घायु की कामना की शाम तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा उनसे अपने लिए आशीर्वाद और मंगल कामना की शाम है। आप में से जो इनको जिस रूप में जानते हैं, उनकी अपनी अपनी छवियां हैं, स्मृतियां हैं, श्रद्धा है और आदर है। हम लोगों के लिए जो भारतीय समाज के तिब्बत मित्र हैं, उनके लिए प्रोफेसर रिम्पोचे का एक विशिष्ट स्वरूप है, जिसमें तिब्बत की मुक्ति साधना के लिए बगैर
भारत और भारतीयों का हित हुए, बगैर चीन और चीनियों का हित हुए, और पूरी मानवता के कल्याण से जोड़ करके जो शुभ है, श्रेष्ठ है, उसको करने का इनका मार्गदर्शन रहा है। अब आप जानते हैं, हम लोग भारतीय लोकतंत्र में पले बढ़े हैं। किसी से अगर विरोध है और सहमति है तो गांधी परंपरा से निकलने के बाद हम लोग एक दूसरी परंपरा का हिस्सा बन गए। जहां असहमति हुई तो हमारा पहला नारा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और प्रोफेसर रिम्पोछे ने जब तिब्बती समाज का नेतृत्व संभाला और उसके कारण औपचारिक तौर पर तिब्बती संसद के सभापति बने, 10 वर्षों तक रहे, फिर तिब्बती प्रवासी समाज के कोलून त्रिपा बने, 10 वर्ष रहे। उन 20 वर्षों में तिब्बतियों का कितना संस्कार सुधार हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम भारतीयों का तो बेहद बुनियादी बदलाव हो गया। चीनी झंडा जलाने का सवाल नहीं है, चीन का मुर्दाबाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, और सत्य, करुणा, मैत्री, इस त्रिवेणी के साथ जो कुछ कर सकते हैं करें। तो हम लोग कभी कभी कहते थे कि फिर रिम्पोछे करने के लिए बचा ही क्या है? अगर काला झंडा नहीं दिखाया, रास्ता नहीं रोका, सड़क नहीं रोकी, पुलिस से कुछ थोड़ा बहुत नहीं किया, तो न मीडिया वाले छापेंगे और न हम लोगों को संतोष होगा, और तिब्बती युवा तो बिल्कुल असंतुष्ट होकर वापस जाएंगे। तो कहते थे कि नहीं, इसको आपको समझना है। और इन्होंने एक सत्याग्रह करके एक बड़ी बुनियादी किताब लिखी जिसकी बड़ी चर्चा हुई। आप में से बहुतों को ये पता होगा कि प्रोफेसर रिम्पोछे ने मूलतः आचार्य के रूप में बौद्ध परंपरा और मानव चिंतन की जो कई हजार साल की विरासत है, उसके व्याख्याता के रूप में, उसके चिंतक के रूप में, उसके शिक्षक के रूप में कई दशक सारनाथ में बिताया। हमारे जैसे लोगों का ये सौभाग्य था काशी का होने के नाते कि हमने इनको उस दूसरे रूप को और ज्यादा जानना था, चिंतक का, शिक्षक का, दार्शनिक का, विश्लेषक का। और शुरुआती तो संपर्क कुछ इतना ही था कि प्रोफेसर रिम्पोछे जी आए हैं, उनके साथ काशी के विद्वानों की एक मित्र टोली होती थी। प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय जी, रामशंकर त्रिपाठी जी, रमेश तिवारी जी, और कभी कभी लामा लुजुंग जी भी आते थे, और हमारे परिवार के अग्रज कृष्णनाथ जी परम आनंद के क्षणों में होते थे जब रिम्पोछे जी और इन सबका हम लोग घर आना होता था या उनको सारनाथ जाना होता था। काशी की विराट चिंतन परंपरा में, ज्ञान परंपरा में प्रोफेसर रिम्पोछे और तिब्बती समाज ने उच्च बौद्ध अध्ययन केंद्र की स्थापना और उसका सुंदर विकास करके एक अमूल्य कड़ी को पुनर्जीवित किया। और आज देश में और दुनिया में रिम्पोछे की ख्याति के कई कारण हैं, लेकिन बनारस वालों के लिए रिम्पोछे का, हम सबको और सारनाथ के उस संस्थान के जरिए काशी को, सारनाथ को और भारत को बुद्ध की उस अमर चिंतन धारा से फिर से जोड़ देना, ये बहुत स्मरणीय योगदान माना जाता है। और उसके कारण काशी के पूरे विद्वत समाज में उनका गुरु जैसा स्थान है, चाहे वो काशी विश्वविद्यालय हो, काशी विद्यापीठ हो, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय हो, कृष्णमूर्ति जी द्वारा बनाया गया विद्यालय हो। मैं भारत तिब्बत मैत्री संघ के वॉलंटियर के रूप में रिम्पोछे के मार्गदर्शन में, और हमारे जैसे कई लोग, कुछ 100 लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में उनका मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य पाया। लेकिन उनकी जो विनम्रता है और जो विद्वत्ता है, उसमें से आप सब जानते हैं कि विद्वत्ता के ऊपर विनम्रता का बोझ ज्यादा रहता है। विद्वत्ता का कहीं अंदाज भी नहीं लगता। हम लोग को लगता है जैसे घर के बुजुर्ग, उनके साथ आप काम कर रहे हैं,
हमारे दोषों को वो करीब करीब अनदेखा करते थे और गुणों को अपने तरीके से अलंकृत और विभूषित करते। हम लोग किसी काम के खास रहे नहीं, लेकिन मैंने इनको बहुत बड़े राष्ट्रीय नेताओं के साथ जिस सहज मैत्री में देखा, चाहे वो चंद्रशेखर, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस, चाहे मधुलिंगय, चाहे नानाजी देशमुख, चाहे निर्मला देशपांडे, चाहे रवि राय जी, उस सहजता को ही हमने बिल्कुल साधारण स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ भी इनके संबंधों में पाया और उस माध्यम में इनके अंदर समत्व पूरी तरह से स्थापित और प्रतिबिंबित होता है। आज का दिन बहुत ज़्यादा कहने का नहीं है, क्योंकि आज का दिन खाली इस भाव को अपने अंदर आत्मसात करने का है कि अगर कर्मयोगी की एक जीवन धारा प्रवाहित होती रहे और उसको 8 दशकों तक हम सबको, हमारे समाज को, हमारी धरती को सुगंधित करने का सौभाग्य मिले, तो वो प्रोफेसर सामदांग रिम्पोछे के रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित हो जाते हैं। और मैं आप सब के साथ न सिर्फ उनके दीर्घ जीवन की कामना में अपने को जोड़ता हूँ, भारत तिब्बत मैत्री संघ को जोड़ता हूँ, बल्कि हम लोगों की ये प्रबल आकांक्षा है कि लंबे समय तक उनका चिंतन, उनका विवेक, उनका मार्गदर्शन हम सबको, आप सबको मिलता है। और आपके सबके साथ मिलकर मैं उनको बार बार अपना प्रणाम समर्पित करना चाहता हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और अपने संस्मरणों को साझा करने के लिए मैं राजीव मेहरोत्रा जी को आमंत्रित करती हूँ, तो सेक्रेटरी फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज होलिनेस दलाई लामा है। प्लीज। Revered Rinpoche, fellow admirers, fellow travelers, on the journey of our partnership, our support, our friendship, our empathy with the agendas of His Holiness the Dalai Lama of Tibet. What could be a greater tribute to Venerable Rinpoche that His Holiness the Dalai Lama composed such an eloquent, powerful prayer for his long life and his continuing, how do I put it, sort of bodhisattvahood in serving the community and serving all sentient beings. So, happy birthday, dear Reverend. With respect for a great master like him, this is just another day for you. You are the youngest 85-year-old that I know. In fact, I often think of you as 8 decades young and not 85 years old. I've had the great privilege of knowing you and of you for nearly half of your life and 2/3 of mine, and much younger than you. And I've always thought of you with sort of the greatest respect, affection, and above all gratitude for who you are and all that you do. I have to confess, sometimes I've been a little nervous when I've not lived up to your high standards of propriety, integrity, and wisdom. But you have always been compassionate and affectionate, as you have been firm, which is the hallmark of a great teacher. I have learned so much from, we have learned so much, not just from who you are, but all that you do and the juxtaposition of the two. As Anand Kumarji pointed out, we are deeply grateful, and most of all as Indians, I'd like to celebrate you with sincere gratitude for the seminal and hands-on role that you have played alongside His Holiness to bring the teachings of the Buddha back to the land of the Buddha's birth. Your facility with Hindi and Sanskrit is on par with the best Indian scholars, and certainly shame people like me, for whom Hindi is my mother tongue. You have used it to build vital bridges between Tibetan Buddhist scholarship and Indian scholars. In the highest aspirations of the Nalanda tradition, you have combined method with wisdom. And I think we often forget
that when we talk about the manner in which the Indian Buddhist traditions were preserved in Tibet, was that it was precisely this combination, that you had not only scholars who went with Buddhist texts and scriptures, but you also had practitioners who carried the actual methods, the practices and techniques of Indian Buddhism to Tibet. And something I learned from my friend Naresh Mathur sitting here was that in fact the Tibetans expanded their vocabulary to accommodate the nuances of the felt experience of the method and the wisdom of the Tibetan tradition. And so it is in the form of Rinpoche that we find that this comes back to India, not merely in the texts that are at the Central Institute of Tibetan Studies in Sarnath, but also all the monks, and who more than Rinpoche, who combine the wisdom and the practice and the teaching of that tradition. So I think that's one of the most sort of valuable sort of achievements to the larger community in India, and without question that it is people like Rinpoche who have been responsible, as His Holiness has acknowledged as his chief minister, I think is the phrase that he uses, for the Tibetan community in India to have become one of the great success stories in human history of a refugee community being welcomed by their hosts already sort of 60, 70 years in exile, while they have maintained their own culture and reached out to reviving the culture and teachings and heritage of their host community. It's ironical that this exchange should have so marvelously happened, and that's really, I think, one of the sort of the hands-on contribution has been that of Rinpoche. And under his leadership from 1971 to 1988, I think it was, that the Central Institute for Tibetan Studies, which Kapiladi is sitting here, helped establish, became such an eminent, iconic institution, and Geshe Sampilla, who heads it, sitting here, has become such an iconic institution for the agendas, for the cause, for deepening our understanding of this wonderful heritage that travelled from India. That is no mean achievement. We also learn from His Holiness, and I really say all this from a position of gratitude, because it's our gratitude about what we learn from Rinpoche, not just by what he may say in a book or in a talk, and that's the easy part, is really, as I said earlier, who he is and what he does. And it is that in the modern sort of vocabulary, I guess, Bodhisattva is also in some measure an engaged Buddhist. So to look at that vocabulary, I think that Rinpoche has embodied that, and not only has he held numerous academic positions, delivered teachings, talks on the Dharma, and served in innumerable boards and committees, but he has held pivotal political positions, and some of them elected, things we normally don't associate with monks and with the religious community. And that really has been, I think, a very significant manifestation of engaged Buddhism and his deep, passionate commitment. And he has demonstrated that it is possible to bring and engage in the political sphere without treating it as politics, without playing politics, and bringing to it values, which surely is a huge model for the political class anywhere in the world. I mean, he's been Vice President of the Tibetan Youth Congress, Secretary of Religious and Cultural Affairs, he's been a Kalon Tripa, he's been Chairman of the Assembly of Tibetan People. I mean, he's had such a huge range for decades of political office, and yet has emerged from this mess of politics with a deep integrity and a profound transparency where his national values. And just as I mentioned, the fact that he has so moved and touched us, and all of us who are also students of His Holiness the Dalai Lama, draw inspiration from his unwavering devotion and commitment to his guru, and to teach him like the Guru Yoga or yoga devotion. And so that too is a lesson to us
in how we might, in our own relationship with our teachers, follow in his footsteps. He has been, again uniquely, that though he comes from a very orthodox grooming in classical Tibetan studies and training, he has engaged and embraced quality education for young Tibetans, where, and again, this is part of the success story, and I think credit to, again, people like Kapilaji who formulate the structure of the education for Tibetans in India, that while retaining their Tibetan identities by studying Tibetan language and history and culture, that they are also being groomed, juxtaposed with a very sort of contemporary education to deal with contemporary situations and predicaments. And I was just sort of reading that, the formal way in which, as Kalun Tripathi, he committed himself and his cabinet to truth, non-violence, and a genuine democracy. It is so unusual for someone to commit themselves at that level of political engagement to the truth. I mean, in the entire political discourse, I mean, the first casualty is the truth. And here is a man who enters a position of leadership and says, look, this is our primary commitment of truth. So I think it is not in the rhetoric, but if you really start going through the elements of Rinpoche's life and his commitments and the manifestations, do you really see the enormous integrity and purity and the power of what he has achieved in his 8 decades young life. And I really wanted to just reaffirm our deep, infinite gratitude to Rinpoche, and I'd just like to say that the world is a better place because you are in it, you are an inspiration. And I haven't had time to dwell on the incredible analytical communication skills as author and writer and teacher, but it's really worth flagging his great commitment to interdenominational dialogue and exchange, both within the diversity of the Tibetan community, that he's taught, he's engaged with the different schools of Tibetan Buddhism, with other religions and faiths. I think the Krishnamurti community can really consider them one of their own, and he's been on their board, and there are many such institutions. And so Rinpoche, here's to many more healthy, fruitful years. We will be applauding and celebrating you. We have much to learn from you, and our gratitude for your being amongst us, and may you continue to bless us on the planet. थैंक यू राजीव जी। कुछ ऐसे अनछुए कैरेक्टर्स, एस्पेक्ट्स रिम्पोचे जी के हम सबको बताने के लिए, जो शायद स्पेशली मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हम लोग एथिक्स और वर्च्यूज़ में करिकुलम बना रहे हैं और रिम्पोचे जी हमारे चेयरमैन हैं। हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उन तक एक नया आयाम पहुँचाने के लिए thank you for your words about him. We go from here much enriched and much inspired. In this next, I'll invite Mr. B.P. Singh to say a few words about Rinpoche ji. I'm going to take the microphone, please. नमस्कार। परम आदरणीय प्रोफेसर सामधोम रिम्पोचे जी, माननीय कपिलाबाद सायन जी, सुभाष कश्यप जी, वाइस चांसलर साहब वर्मा जी, श्री O.P. टंडन, रिवॉन बैनर्जी धर, राजीव मेहरोत्रा, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्यारे मित्रों। I had a duality
should I speak in Hindi or English, but now I thought I should speak in English. You know, in the highest Western tradition, whatever may be your age, you will hail the person whose birthday you are celebrating as birthday boy. I can't do that. I can't do that in case of this venerable monk. But I was trying to think how the Western civilization went for this appellation while sitting here. And then it came to my mind that birthday boy was known as Lobsang Tenjin. And it was at the age of 8 that the elders of his community saw in him some special qualities. And they called him Samdhong Rinpoche, the 5th Samdhong Rinpoche. And then the journey started as an incarnate, a child incarnate. But then there was a rude shock in 1959, when not only the Chinese system of governance was imposed, but it was so intolerable that His Holiness the Dalai Lama, both the spiritual and the temporal head of the system, had to flee the country with his disciples and friends. One of them was Samdhong Rinpoche. And it was at the age of 20 at Bodh Gaya that he was given the ordination of Bhikshu by His Holiness the Dalai Lama. I wonder what kind of challenge the 25-year-old His Holiness and the 20-year-old Samdhong Rinpoche were facing. The Tibetan culture and way of life were challenged. The territory was overtaken. The form of governance suddenly disappeared. So the biggest challenge that His Holiness the Dalai Lama and the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru visualized, incidentally we are celebrating his birthday tomorrow, was to safeguard Tibet's culture and way of life. And it was there that they thought to give this assignment to Samdhong Rinpoche, who very soon became Professor Samdhong Rinpoche, set up this institution of the Central Institute of Higher Tibetan Studies and served it, nourished it with, as they say, blood and tears, but also with ideas. And trained a cadre of boys and girls, some of them are assembled here. And again, because you know the institutions of governance are not given constructs to refugees. They have to raise it themselves. It is not a given factor. And this was meticulously done, and when the time came, that great thinker, His Holiness the Dalai Lama, went for Parliament. I was then the chairman of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, and I was worried, and I wanted him to
continue longer? And I had gone to the then Prime Minister. He said, yes, you want him for 5 years, 10 years, I have no problem. So I asked him. I had also consulted His Holiness. He said yes. Do you agree? He kept quiet. And after a while said, no. I said, what? He said, sir, people will say that I have misused our friendship. The professor had risen to the highest level of administration. And very soon, he became the speaker. Soon thereafter, he became Kalon Tulpa, the Prime Minister of the government in exile. So from a scholarship to be the head of democracy, democratic form of governance, this transformation must have been unique part of his persona. And he went on to lay, and then again, I'm just going to disclose this, but I was told not to disclose by, I'm breaking this. His Holiness had told me not to disclose, but I'm breaking it today. After 10 years, the Constitution says that there will be no extension. His Holiness told me that I have told your friend Sam Dhong Rinpoche that I can extend him for another 5 years by changing the Constitution. Sam Dhong Rinpoche again said no. That is how cultural institutions are built. That is how democratic institutions are built. And then embarked on a different path of a spiritual life, with which he is continuing. It is a unique life of achievements with such unique kind of simplicity and sense of detachment that doesn't happen. That is why His Holiness has said, and I quote him, his conduct has been like that of the ever-crying Bodhisattva in his prayer. And this is coming from the Persian who is the living Buddha of our times. Friends, I have nothing more to say that here is a Persian who has renounced everything virtually. He is holding no public office in Tibetan administration. But he continues to be a strategic thinker. He continues to think of the good of the Indian people, and he is on that what is called search, walking on the path of truth. As an Indian, as his colleague and friend, because I came to know him 1995 when I became culture secretary, and this acquaintance soon became blossomed into friendship, and it continues. It will continue till nature decides us to take us apart. I sometimes wonder how India's air, food, water, and the wisdom of the millennia have nourished his thought processes and made him what he is. Sometimes I find it difficult to distinguish him from a Hindu monk and a Buddhist monk unless I open my eyes and see the uniform. He is a truly Indian Buddhist
a scholar of the highest order. Because after all, Lord Buddha was also an Indian. And all these qualities make him a stand tall among the monks and his people. He has revered himself as a true friend of India and the Indian people. The bond between India and Samdong Rinpoche is such that it is not only indivisible, sometimes it becomes invisible. You don't know whether he is Indian or he is Tibetan. We indeed wholeheartedly honor him. May he live long to serve the people of Tibet and the cause of peace and development in China, India, and of Tibet, and of course the whole world. With these few words, I offer my salutations and wish him very, very long life. Thank you. कपिला जी और श्री बीपी सिंह जी दोनों बहुत समय तक मेरे मार्गदर्शक और कल्याण मित्र गुरु तुल्य रहा है। सारनाथ में जो कुछ आप आज देख रहे हैं, इन सब की संभावना लगभग शून्य थे। तो उस शून्यता में से ये सारा जो इतना बड़ा एक सर्जन हुआ है, इसमें अगर किसकी योगदान रहा है तो कपिला जी और बीपी सिंह जी के रहे हैं। इन दोनों की मार्गदर्शन में और पद प्रशस्त करने के कारण जो कुछ आज वहाँ पर उपलब्धियाँ हैं, उनका श्रेय उनको जाते हैं। जहाँ तक आज की यह संयोजन का प्रश्न है, मेरे लिए बहुत ही संकोच की कारण बने हैं। मैंने अनुमान नहीं किया था कि इतना तामझाम से आप समारोह आयोजन करेंगे। कई महीने पहले टंडन जी ने कहा था कि नवंबर में एक समय दिल्ली में चाहिए। मैंने कहा कि क्या करेंगे? अरे 2-4 मित्र लोग बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, गपशप करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मित्रों के साथ बैठना तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो फिर देखा तो आज 13 तारीख को मैं बनारस से आ सकता हूँ, लेकिन आज यहाँ पर मैं देखता हूँ तो वो गपशप की तो जगह नहीं रहा। विनोबा जी कहा करते थे कि भारतीय संस्कृति में जिस व्यक्ति की उपस्थिति में उसका प्रशंसा नहीं किया जाता है और जिस व्यक्ति की अनुपस्थिति में निंदा नहीं किया जाता है। लेकिन मेरे साथ पिछले कई दिनों से मुझे बैठा करके लोग प्रशंसा के पुल बनते चले जा रहे हैं और मैं अपने को एक बहुत अजीब सा अनुभव करता हूँ। चाहे जो भी हो, आज के इस आयोजन से मुझे बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। वह यह कि गत कई वर्षों से जिन मित्रों का दर्शन नहीं हो पाए थे, मिलन नहीं हुआ, आज उन सब से मिलने की और दर्शन करने की, साथ में कुछ समय बिताने की अवसर मिला। ये मेरे लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आयोजकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भारतवर्ष में मुझे असंख्य कल्याण मित्र मिले हैं, आज भी हैं, लेकिन इसका एक विशेषता ये है कि सारा मित्र मेरे ओर से प्रयास करके बनाया हुआ मित्र नहीं है। सब लोग अपने अपने ओर से स्वेच्छा मेरे साथ आए, स्नेह और आत्मीयता प्रदान किया, और मैं उन सब के लिए एक ऐसा व्यक्ति रहा हूँ जिस मित्र के रूप में कोई लाभ किसको ना मिले। मेरे पास मित्र लोगों को देने के लिए या कुछ भी उपयोगी लाभ पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक शरणार्थी अपने देश से निवासित होकर के यहाँ पर शरण लेकर बैठे हुए, तो उनसे लोगों को क्या लेना देना हो सकता है। फिर भी आपकी स्नेह, आत्मीयता और नितांत एक अपनत्व की भावना दिया है। कभी कभी सोचते हैं कि ये तिब्बतियों के लिए अच्छा माना जाना चाहिए या ये भी कुछ विपरीत माना जाना चाहिए। भारतवर्ष में रह रहे तिब्बती शरणार्थी लोगों को ये कभी अनुभूति नहीं हुआ कि हम अपने देश में नहीं हैं। मुझे कई बार लोगों को ये जात भी नहीं हुआ कि मैं एक तिब्बती शरणार्थी हूँ, और सब लोग ये समझते हैं कि ये भारतीय कोई लद्दाख से आए होंगे या सिक्किम से आए होंगे, भारतीय होंगे। ऐसा सोच करके कभी कभी मंत्री लोग भी भ्रम में पड़ते थे कि एक दो बार ऐसा हुआ कि तुम फलाना पद को संभालो, फलाना पद को संभालो। तो मैं कहता हूँ कि आपको किसने कहा है? अरे हमको किसने कहने की क्या आवश्यकता है, मैं तो आपको जानता ही हूँ। फिर मैं पूछता हूँ कि आपको मालूम है कि मैं भारतीय नहीं हूँ? तो वे कहते थे हाँ ये तो मुझे मालूम नहीं है, आप क्या भारतीय नहीं हैं? तो ऐसा भी कई अवसर हुआ। मेरे मित्र जापान की और जर्मनी की आचार्य लोग, प्रोफेसर लोग कई बार हमसे कहा कि अगर आप जापान में होता या जर्मनी में होता तो जिस प्रकार की महत्वपूर्ण पद जिस पर तुम कार्यरत हो वो वहाँ पर नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैंने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षीय भाषण में मैंने कहा था कि आप लोगों ने मुझे AI
कि बचपन दर्शन, धर्म जो भी हो, उन सबको भारतीय बुद्ध या भारतीय विद्वानों के संदर्भ दे करके व्याख्यान करते थे। और कोई ऐसा एक भी विषय नहीं होता था कि जिसके स्रोत भारतीय वाङ्मय में नहीं मिलते हो। स्थानीय लोगों की अपने ज्ञान से, प्रज्ञान से कुछ जोड़े गए हो या कुछ व्याख्यान किए गए हो, उसको मान्यता नहीं देते थे। हर चीज़ को या तो सूत्र या भारतीय शास्त्र की जब तक स्रोत नहीं मिलता था तब तक उसको प्रमाणिक नहीं मानते थे। और एक ऐसा मान्यता था कि भारत की ज्ञान है, बुद्धि है, वह एक देश विशेष की जातीयगत गुण होते हैं, वो हर देश में नहीं मिलते हैं। तो कभी कभी इसको आज के संदर्भ में व्याख्यान किया जाए तो जात भेद जैसा भी सोचा जा सकते हैं। जिस प्रकार की प्रतिभा भारत में जन्म लेने वालों की अंदर होते हैं, वैसा प्रतिभा अन्य स्थानों में जन्म लेने वालों को नहीं हो सकता है। कई ऐसा जगह लिखा गया है, कहा गया है। कश्मीर की महापंडित शाचर शिरभद्र जब तिब्बत में थे तो उनके शिष्य भारतीय विद्वान में बहुत लोग थे और तिब्बती शिष्य लोग भी थे। उन लोगों में शास्त्रार्थ होता था तो हमेशा भारतीय विद्वानों के जीत होते थे और तिब्बती लोगों के पराजय होता था। तो शाचर शिरभद्र से पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि यह आर्यावर्त की भूमि की विशेषता है। जिस प्रकार की प्रतिभा अन्य स्थानों में जो जन्म लेने वाले हैं उनमें नहीं पाया जाता है। ऐसा और भी बहुत सारे संदर्भ हैं। चांचा रिबेदू जी एक विशेष विद्वान हुआ है। वह शास्त्र अध्ययन करते समय कभी कभी बहुत हंसते थे अकेले में, कभी कभी रोते थे। तो उनके साथ रहने वाले लोगों ने सोचा कि शायद इनका मानसिक संतुलन में कुछ गड़बड़ है। तो उनसे पूछा जाता था कि आप क्यों हंस रहे हैं या क्यों रो रहे हैं। तो वो कहते थे कि मैं भारतीय आचार्यों की प्रतिभा को देखते हुए मुझे कभी कभी रोना आ जाता है और कभी कभी मुझे इनकी जो तर्क हैं, तार्किक बुद्धि हैं, वो इतना तीक्ष्ण हैं कि जो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए हंसी भी आते हैं। तो इस प्रकार की सारे घटनाओं से हमारे मन में एक ऐसा भावना बहुत ही गहराई से गर्व कर गए थे कि भारतीय विद्वानों का दर्शन करना चाहिए। ऐसा जो चांचा रिबेदू जी ने कहा है उस प्रकार के विद्वान होंगे, क्योंकि चुंकापा के ज़माने में भी भारत में कुछ लोग अभी शेष थे, तो अभी भी होगा ऐसा हमको अनुमान था। लेकिन 1959 में जब भारत में पहुंचा और उसके बाद 60-61 से स्कूलों में अध्यापक के काम करने लगे, तो भारतीय लोगों से संपर्क हुआ। हेडमास्टर, प्रिंसिपल, वरिष्ठ अध्यापक सब लोग कहते थे कि MA, BA, B.Ed, M.Ed बहुत सा उपाधि वाले लोग हैं। तो उन सबको मैं देखता हूँ तो टाई लगाया हुआ है, सूट बूट पहना हुआ है, अंग्रेज बोलते हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय शास्त्रों की कुछ भी जान
नहीं रखते थे। तो इसलिए 10 वर्ष तक मुझे बहुत निराशा हुआ कि ये कैसा, हम जिस आशा से भारतीय लोगों की और देख रहे थे, यहाँ ऐसा कोई मिलते नहीं है। उन्नीस सौ 71 में मुझे वाराणसी भेजा गया, तो वहाँ जा कर के फिर मैंने भारतीय प्रतिभा को पहले बार वहाँ के लोगों में दर्शन किया। केवल दर्शन ही नहीं किया, बहुत सा सानिध्य विद्वानों के साथ हुआ। तब मुझे फिर याद आया कि चाचा जी का कहना बिल्कुल सही था। भारतीय प्रतिभा एक विशेष प्रकार की होते हैं, और वो मैं अन्य देशों के विद्वानों के साथ भी, दार्शनिक, वैज्ञानिक या अन्य शास्त्रों के ज़्यादा लोगों के साथ भारतीय लोगों के विद्वानों की जो तुलना करता हूँ, तब प्राचीन तिब्बती विद्वानों के कथन गलत नहीं था, सही था, ऐसा मैंने देखा। और मेरे बहुत सौभाग्य रहा कि अत्यंत प्रतिभाशाली ज्ञानवृद्ध लोगों के साथ मेरे संपर्क हुआ, उनका स्नेह मिला, जो जिसको एक विशेष रूप से भारतीय मानसिकता कहा जा सकेंगे, ऐसा लोगों के साथ मेरे संसर्ग हुआ। कितना गिनूं, महामहोपाध्याय उपाध्याय, गोपीनाथ कविराज, जिनका तो मैंने थोड़ा सा दर्शन किया, बहुत ज़्यादा उनके साथ संसर्ग नहीं हुआ। प्रोफेसर टी.आर. मोदी, सच्चिदानंद मूर्ति, गोविंद चंद पांडे, A.K. सारन साहब, उनके साथ मेरे बहुत लंबे निकट संबंध रहे। विभिन्न धर्म की या दर्शन के साथ जुड़े हुए। सैकड़ों की तादाद में मेरे मित्रता हुआ, न केवल शैक्षणिक के क्षेत्र में, अन्य विद्याओं की और कलाओं के क्षेत्र में भी बहुत लोगों के साथ मेरे संपर्क हुआ, और बहुत समय तक उनकी स्नेह और वो सब प्राप्त हुआ, और जिससे प्राचीन भारतीय विद्याओं की वर्तमान व्याख्या, वर्तमान किस प्रकार से हमें समझना चाहिए, ये सारा मैंने ये विद्वानों से सीखा, और उनके साथ बहुत निकट संबंध रहा, उनके आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जेदू कृष्णमूर्ति परंपरा से हट करके एक वर्तमान परिस्थिति में प्राचीन भारतीय विद्याओं को किस अंदाज से और किस भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है, वो एक नए आयाम मैंने उनसे पाया। और उनके जिस आयाम से उन्होंने प्राचीन विद्या को अर्वाचीन भाषा में और सामान्य लोगों की समझ लायक कैसा व्याख्यान किया जा सकता है। दर्शन तो नहीं हुआ, साहित्य पढ़ा, अरविंद घोष की, रविन्द्रनाथ टैगोर की और स्वामी विवेकानंद की, इन सब का भी यही विशेषता थे कि अत्यंत विशाल और गंभीर प्राचीन भारतीय ज्ञान समुद्र
वर्तमान के संदर्भ में कैसा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, उसका भी मैंने झलक देखा। तो इसलिए मुझे देश छूट करके शरणार्थी होने की लेश मात्र भी गम नहीं रहा। आर्यावर्त में अपना जीवन व्यतीत करने का यह अवसर और सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और न केवल धर्म और दर्शन, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन सबों में भी मुझे बहुत सा ऐसा मित्र मिला जैसा, अब मित्र तो नहीं कहा जा सकते, ना मार्गदर्शक ऐसा मिला जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और कला और संस्कृति के क्षेत्र में उस प्रकार की विदुषी लोग, साहित्य के क्षेत्र में, तो उन सब की आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त मुझे हुआ है। ये मेरे जीवन की विशेष उपलब्धि रहा है। तो इस आयोजन को मैं एक अवसर या लाभ लेना चाहूँगा कि यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय मित्र लोगों के माध्यम से भारतीय मनुष्यों को, जो पूर्व और वर्तमान और भविष्य में आने वाले सभी भारतीय मनुष्यों को, विद्वानों को मेरे कृतज्ञता अभिव्यक्त करने की माध्यम बने, और मैं आपकी समझ और आपके माध्यम से समस्त विद्वत मित्रगण, जिन जिन लोगों ने मुझे विद्या की अध्ययन में, अनुशीलन में, शोध में सहायता किया है, मार्गदर्शन किया है, उन सब का मैं कृतज्ञता अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। और आज की यह विश्व एक विशेष चुनौतियों की दौर से गुजर रहे हैं, और इसमें भारतीयवासियों को, विशेष रूप से प्राचीन भारतीय विद्याओं की धारकों को एक बहुत बड़ा दायित्व है, ऐसा मैं मानता हूँ। 20वीं शताब्दी में कलयुग की चरम सीमा पर पहुँचने पर महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे आदि उत्पन्न हुआ। वह एक ऐसा अवसर थे संपूर्ण विश्व में एक नए मार्ग प्रशस्त हो, लेकिन उस अवसर को तथाकथित आधुनिक सभ्यता की तूफान में वह आगे बढ़ नहीं पाया। आज पश्चात देशों में आधुनिक सभ्यता से काफ़ी उब चुके हैं, पहचान चुके हैं। तथाकथित विकासशील देशों में अभी उसका बोध बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये अवसर अभी भी गांधी विनोबा की संदेश को पुनः संपूर्ण विश्व की मानव मात्र के भविष्य के अस्तित्व को बचाने के लिए कोई उपाय दे सकते हैं, तो
गांधी की सिद्धांतों से ही दे सकते हैं। उसको संपूर्ण जगत में प्रकाशित करने के लिए गुरुतम दायित्व भारतीय नागरिकों के ऊपर होना चाहिए हैं, या मात्र भारतीय लोगों की क्षमता हैं, ऐसा मेरी मान्यता है। तो इसलिए प्राचीन भारतीय विद्या और विशेष रूप से इस प्राचीन भारतीय विद्या को गांधी विनोबा ने आधुनिक संदर्भ से जोड़ करके वर्तमान समय में कैसा जीवन में उतारा जा सकता है, उस उपदेश को अपने जीवन में उतारना और मानव मात्र के लिए प्रसारित करना, ये भारतीय लोगों की एक प्रकार की आध्यात्मिक दायित्व मैं मानता हूँ। इसमें लोग जागरूक हो और जगत के कल्याण के लिए कार्यरत हो। इस निवेदन को और मेरे आदरणीय मित्रों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए आप सब मुझे सहायता करेंगे। इन आशा के साथ मैं पुनः आयोजकों को और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करूँगा। जय जगत। मित्रों, मैंने पहले कहा कि मैं इतनी सुंदर खीर के ऊपर राख डाल डालूं। क्यों? क्योंकि ये सब हम बड़े सुंदरता से याद कर भी रहे हैं और अब उसका अनुसरण भी कर रहे हैं। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुइज्म और बौद्ध धर्म में परस्पर ये विधा है, बहुत सख्त लगा है। इसको भी कभी बोलना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि वेरी ऑल एम्ब्रेसिंग एवर ओपन थिंग, उसके अंदर से बहुत बहुत से उसके जंजाल है। मैं उन सबसे थोड़ा सा बीच में था। मैं BHU की सेनाधिका थी और वहाँ इंडिया गई और रिनपोचे जी अब इसने कपड़े ये सब छोड़ दीजिए, अब तो बहुत सब सुंदर हो गया है। 30 लोग एक उसमें रहते थे, ठीक है, 30 लोग। और मैं चावल बंगलों में रहती थी और इनको एक एक करके क्या उसका सारा क्या गया उसका मनोविस्तार नहीं करूँगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि जैसे एक और जाने कहाँ से ये थोड़ी से यशस्वी आशीर्वाद मिला तो एक एक करके इनको बाहर निकाला जाए। फिर मैं एक बाकी की कहानियाँ आपको नहीं बताऊँगी, काफ़ी लंबी है। एक मैं वही सारनाथ मशहूर जो अब आप फिर शौक नहीं हो रही दिल्ली के सोफिस्टिकेटेड लोग जो आए उन्हें तो फिर आप क्या कर देते हैं। मैं कभी सुबह की सर कर रही हूँ, उसके बाद मंदिर जाके आपको मान जाऊँगी। अच्छा
तो आप BHU की सदस्यता है और आप यहाँ बहुत साल की पटाखा लगा जाएंगे, हम आपका सिर फोड़ देंगे। हम लोग सब दिल्ली शहर में बैठते और नगरसी में सब गुड़ी बातें और सब सुंदर हिंदुस्तान इसके पीछे बहुत जुड़ रहा है और उस द्वंद को इन्होंने सिलसिला है और बनारस और सारनाथ में रहते हुए उसकी जो बड़ी लंबी कहानी है वो सभी को बताऊंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जिन सतुष्टा से जुड़े इनको सब काम किया और आपके सामने कह रही हूँ मैं यह काम करूँ आदि तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ इज नॉट ऑलवेज हंकी डोरी, इट बीइंग वेरी डिफिकल्ट, और I have faced this, I have turned to English, I have faced this in I was told several times कि आप जो BHU के सदस्य हैं और आप यहाँ बहुत सारे की पटाखा लगाने आएंगे, हम आपका भी सिर फोड़ देंगे, मैं सभी फोड़ने से ऊपर जाऊँगी। तो ये सब IIT में everything is so sophisticated and so nice, everything, but there are the very disturbing realities of this country, and we should face those realities. I can give you other instances over these 70 years of my life. So, Rinpoche said, he is the monk, he is alive. What you have seen is physical or other tears to fill many encounters. और उस सब से निकल के वे चीज चुने, इसलिए मेरा प्रणाम है। इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को आपका भी आशीर्वचन प्राप्त हुए, इसके लिए धन्यवाद। और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग उपस्थित होंगे जो कुछ कहना चाहेंगे, हमारे पास समय है और आयोजन समिति की ओर से मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि आप में से कोई भी प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज। परम पूज्य समदो रिम्पोछे जी, आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से मेरे विचार से जुड़े हुए देश और दुनिया में जितना है सबके ओर से सर्वप्रथम रिम्पोछे जी के 80वां वर्ष के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं त्रिरत्न से प्रार्थना करूँगा कि रिम्पोछे जी के दीर्घायु के लिए। हम सब जानते हैं इस दुनिया में जितना और धर्म दर्शन और जो सत्य को विश्वास करने वाला सबके गुरु के रूप में नहीं रहा होगा रिम्पोछे जी। खासकर भारत और तिब्बत के जब 2000 वर्ष पहले जो भारत और तिब्बत के धर्म और संस्कृति के संबंध जितना जिस रंग से रहा है, दोबारा पूज्य रिम्पोछे जी ने
विशेष करके नालंदा 17 नालंदा आचार्यों के परंपरा को जो बौद्ध धर्म में जितना जो है वो तिब्बत में फैला, दोबारा परम पावन दलाई लामा जी के आशीर्वाद से, रिम्पोचे जी के प्रयास से दोबारा भारत में लाया। इसलिए हम लोग भारतवासी रिम्पोचे जी का बहुत कृतज्ञता करता हूँ। तो मैं इसी के साथ आप सबको भी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। Say a few words, Rinpoche, with your permission. Very, very respected Rinpoche ji. Everybody has known you for 40, 50, 70 years. I've only known you since at the turn of the century, when you invited me the first time for dinner, India International Center Annex, if you recall. Selling Soma like that, I think she's now in Canada. And you invited me, at my suggestion perhaps, to come and give a talk in Dharamsala. I delivered that talk, and you were kind enough for me to be blessed by His Holiness at an audience with him. When you were Kalu Tripa, you had invited me a number of times on the Global Vision, and at that time you asked me to meet all the departments. What did I learn? You burned the midnight oil for that 10 years to strengthen the Tibetan Central CTA administration. You framed the rules, and then you framed the rules for the finances of that. It is stable now, and all Sikh yogis who follow will build on that platform. In that invitation for speaking there, I spoke on the resurgence of Tibet in the 21st century. When His Holiness blessed me, he put his arm around me, and he got up to go. He got up. I thought it's time to go, because the secretary had told me that some people had come from Tasmania and from Taiwan. 15 minutes, it's only 7 minutes, and I got up to go. He said a few words, and then I don't know what came over me. I said, Your Holiness, look me in the eye. He smiled, and he looked me in the eye. I said, Your Holiness, you and Rinpoche and all your followers, you fled Tibet under certain compulsions in 1959 like thieves in the dark. I think I spoke on the resurgence of the 21st century Tibet. By 2010, you will go back to Tibet with your head held high. Rinpoche ji, the 21st century has just started. Things may be grim in Tibet just now. The century has still got 8 more decades, and it is my belief that you, His Holiness, and His followers will go back to Tibet with us. Thank you very much. Thank you, sir. Now may I request Ambassador Ranjit Gupta ji for a vote of thanks. And after this, I request whoever wants to present khatas to him, you may form a line outside and stand there. And after this, join us for dinner. Good evening, friends. We have almost come to the end of this felicitation function, with only the present duty of offering the vote of thanks remaining, which has been entrusted to me. First of all, we all are deeply honored by the presence of Dr. Kapila Vatsyayan amongst our midst. All those fortunate enough to be associated with His Eminence Professor Samdhawan Rinpoche, a truly extraordinary human being, know that he is a very humble person and shuns the limelight. It took some persuasion to make him agree to participation in
chai, wine, and gupshup, which he accurately foresaw were going to be a major function. Therefore, our heartfelt thanks to Professor Sandhong. In recognition of the fact that Rinpoche's sterling contribution to the Tibetan cause and the dissemination and understanding of Tibetan Buddhism has been so immense, His Holiness the Dalai Lama readily agreed to our request and composed a truly eloquent poem for the long life of His Eminence the Rinpoche. We are deeply grateful to His Holiness for this rare and high honor. Today's event to honor Professor Sandhong Rinpoche to mark the auspicious occasion of his 80th birthday and to bring out the felicitation volume has been made possible by the hard work of the members of the felicitation committee, which consisted of Anshu Sahi, Dr. B.P. Singh, Dipti Gulati, Dorma Gyari Kasu, J.M. Mukhi, Krishan Varma, Naresh Mathur, Noduk Dongchu Kasur, O.P. Tandon, Rebon Banerjee Dhar, Subhash Kashyap, T.N. Chaturvedi, Tempa Sering Kasur, and myself. Though it would be perhaps a little trifle invidious, I feel that all would agree, particularly the members of the committee, that it is appropriate to highlight the contribution in particular of Sri O.P. Tandon, who is now more than 88 years old. Mrs. Dorma Gyari Kasu and Ms. Rebon Banerjee Dhar. We would like to thank the contributors to the felicitation volume, the Venerable Kabir Saxena, Kumar Ajay Srivastava, Dr. B.P. Singh, Claude Arpi, Ms. Gagan Gill, Professor Nwang Punsu, O.P. Tandon, Pavan Kumar Gupta, Ms. Radhika Hertzberger, Rajiv Bora, Ms. Rajni Bakshi, Ramesh Bhaiya, Dr. Sonam Palden Kundaling, Thupten Lumbrik, Ms. Vandana Shiva, Venerable Geshe Nwang Samten, Wangchuk Dorji Negi, and Yoshio Murakami. Our special thanks to Dr. Kapila Vatsyayan for writing the foreword. Our thanks also to the language editor, Ms. Sona Kapila, and to Dorji Namji for the concept and design of the felicitation volume. We owe special thanks to Sri Lobsang Kunchok Bhakto, Director of the Sherek Parkhan Trust, who has printed the felicitation volume, including financing the total cost of the production. We thank Vangyal for his calligraphy of His Holiness the Dalai Lama's poem, prayer poem. We owe special mention to Wisdom House and World Wisdom, who have published dialogue speeches and some of the writing of the Professor Rinpoche, as some portions from these publications have been reproduced in the felicitation volume, considering their contemporary relevance. We would like to thank our speaker of the day, Dr. B.P. Singh, Mr. Rajiv Mehrotra, Professor Anand Kumar, and Venerable Lama Lom Singh Ji. Our thanks also to Geshe Barbi Jigme Vangyal for composing the song specially for this event, and to Mingmar Chongdruk for singing it. We would thank the monks of the Lodhe Ling Monastery Lakshmi Nagar branch for the Mangala Charan to begin the proceedings. Our grateful thanks to India International Center for hosting this event, and finally to all those who have come to attend this event to offer their best wishes to the Venerable Professor Sandhong Rinpoche. Sir, may I add my own personal best wishes for the